कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है हम टोटल 1000 एंक्लेक्स पेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। उनमें आज का हमारा 30 एपिसोड है, 30वां एपिसोड है। और फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारा है, ए क्लाइंट हॉस्पिटलाइज विद एनोरेक्सिया नर्वोसा इज नाउ परमिटेड टू लीव हर रूम एंड ईट इन डाइनिंग रूम। एक पेशेंट है एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला, आपके पास में एडमिट है। अभी पेशेंट को रूम को छोड़ करके आपने बोला है कि डाइनिंग रूम में खाना खाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पेशेंट के प्लान ऑफ केयर में आप इनमें से कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन ऐड करेंगे या इंक्लूड करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे अगर हम बात कर ले, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें पेशेंट क्या है, अपनी बॉडी इमेज के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस रहता है, डिस्टर्ब सेल्फ कंसेप्ट रहता है, प्री ऑक्यूपाइड रहता है पेशेंट के फूड के साथ में कि उसका अगर कुछ भी खाएगा तो उसका वेट गेन हो जाएगा, फोबिया रहेगा फूड के अगेंस्ट में उसको कि इस फूड को खाने से उसका वेट गेन होगा, बॉडी का जो इमेज है वो डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर पेशेंट लंबे टाइम तक इसमें असेसमेंट में अगर बात करें तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट रिफ्यूज करेगा, एपेटाइट लॉस देखने को मिलेगा, रिफ्यूज टू ईट, एपेटाइट लॉस देखने को मिलेगा, फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कंपल्सिव एक्सरसाइज, बॉडी का वेट नहीं बढ़े इसलिए कंपल्सिव एक्सरसाइज करता रहेगा पेशेंट, ठीक है। फिजिकल अल्ट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो इस वजह से पेशेंट लंबे टाइम तक खाना नहीं खाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज, इसोफेजियल वेरेसिस, गम डिटोरिएशन, बीपी डिक्रीज, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, वेट लॉस, ठीक है, साइनोसिस, नमनेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंसेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें, स्लीप डिस्टर्बेंस, हार्मोनल डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा का, ठीक है। इसमें क्या आप पेशेंट के इनमें से किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे, ये आपसे पूछा गया है इंटरवेंशन के रूप में। इस तरह के पेशेंट का जब मैनेजमेंट करेंगे हम, तो पेशेंट को खाना खाने के बाद में, मान लीजिए अगर पेशेंट कुछ खा भी रहा है तो उसके बाद में पेशेंट क्या है कि सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग, पेशेंट खाना खा भी लेगा तो खुद ही जा कर के अलग से वोमिटिंग कर देगा, ताकि जो फूड जो उसने खाया है उसका इफेक्ट नहीं हो तो यानी कि बॉडी का वेट जो है वो बढ़े नहीं। इसके रिगार्डिंग इतना पेशेंट फोबिक रहेगा वेट गेन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें आप क्या इंटरवेंशन इंक्लूड करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। वेइंग द क्लाइंट आफ्टर सीट, पेशेंट खाना खाने के बाद आप उसका वेट चेक करेंगे। हैविंग ए स्टाफ मेंबर रिमेन विद द हर फॉर 1 आवर आफ्टर सीट, आप एक स्टाफ मेंबर को पेशेंट के खाना खाने के बाद 1 घंटे तक उसके साथ में रहने देंगे। प्लेसिंग हाई प्रोटीन फूड इन द सेंटर ऑफ द क्लाइंट्स प्लेट, आप क्लाइंट की पेशेंट की जो प्लेट है खाना खाने वाली, उसमें आप पेशेंट को हाई प्रोटीन फूड देंगे। प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद चाइल्ड साइज यूटेंसिल, या पेशेंट को आप चाइल्ड साइज छोटे बच्चों वाले जो यूटेंसिल होते हैं वो यूज़ करने के लिए देंगे। देखिए यहाँ पे पेशेंट में बताया गया एक टीन है तो यहाँ पे चाइल्ड साइज़ वाले यूटेंसिल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट अगर चाइल्ड साइज़ वाले यूटेंसिल देंगे तो पेशेंट अपने आप को चाइल्डिश वाले बिहेवियर में लेके आएगा, चाइल्ड की तरह आप उसको ट्रीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। वेइंग द क्लाइंट आफ्टर सीट, पेशेंट को खाना खाने के तुरंत बाद में आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। दिया गया प्लेसिंग हाई प्रोटीन फूड डाइट को भी वहाँ पे नहीं देंगे, हम देंगे वहाँ पे वेल बैलेंस्ड डाइट, हाई प्रोटीन डाइट नहीं देंगे, वेल बैलेंस्ड डाइट देंगे, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत होगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर जाएगा। क्योंकि पेशेंट के खाना खाने के बाद 1 घंटे तक आप अपने किसी स्टाफ मेंबर को पेशेंट के साथ में रखेंगे, ताकि पेशेंट खाना खाने के बाद सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग को नहीं कर पाए। पेशेंट वोमिटिंग नहीं करेगा तो उसमें जो फूड जो गया है उसका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन होगा और पेशेंट का जो स्टेटस है वो इंप्रूव होगा, वेट गेन पेशेंट को हो। ये हमारा यहाँ पे इसका पर्पज़ रहेगा। एक इसके अलावा एक बुलिमिया नर्वोसा भी होता है, वो भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। और इसमें पेशेंट क्या है कि पेशेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा खाना खाता है, इंक्रीज हंगर, भूख ज़्यादा लगेगी, और उसके बाद में इंक्रीज हंगर यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख देखने को मिलेगी। और फिर पेशेंट क्या करेगा, लॉस वेट करने का अटेम्प्ट करेगा, कैसे, वोमिटिंग करके, एनिमा लेकर के, एम्फेटामाइन, डायूरेटिक मेडिकेशंस लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट में बिंज पर्ज सिंड्रोम देखने को मिलेगा। बिंज पर्ज सिंड्रोम किस में देखने को मिलेगा, बुलिमिया नर्वोसा में। बिंज मतलब पेशेंट बिंज ईटिंग करेगा, बहुत ही ज़्यादा खाएगा। पर्ज, परगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय परगेटिव बिहेवियर मतलब यानी कि वो मेडिसिन लेगा जिससे कि पेशेंट का परगेटिव मूवमेंट्स बढ़े, जो बिंज पर्जिंग के बाद में जो परगेटिव बिहेवियर बढ़े, ताकि जो वेट लॉस है वो उसको अचीव कर सके। एनिमा लेगा, कैथेरेटिक मेडिकेशन लेगा, एम्फेटामाइन लेगा, डायूरेटिक मेडिकेशन लेगा। तो बुलिमिया नर्वोसा में हमें बिंज पर्ज सिंड्रोम देखने को मिलता है, और एनोरेक्सिया नर्वोसा में सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग देखने को मिलती है।
यहाँ पे पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, लेकिन बुलिमिया नर्वोसा में पेशेंट बहुत ही ज़्यादा खाना खाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द नर्स शुड ऑब्जर्व फॉर साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ ब्रोंकोडायलेटर। ये कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ब्रोंकोडायलेटर इज, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स है वो ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन एक पेशेंट को दे रही है, उसको इसका कौन सा कॉमन साइड इफेक्ट यहाँ पे देखने को पेशेंट में मिल सकता है, यानी कि कॉमन साइड इफेक्ट ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन का क्या है, टिनाइटिस, नोजिया, एटाक्सिया और हाइपोटेंशन। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन की। ब्रोंकोडायलेटर मतलब वो मेडिकेशन जो ब्रोंकियल्स का डायलेट करती है। ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन वो मेडिसिन जो ब्रोंकस की स्मूथ मसल जो होती है उनको रिलैक्स कराती है। रिलैक्स कराने की वजह से जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे। डायलेट हो जाने से एयरवे जो है वो ओपन होगा, रेस्पिरेटरी ट्री ओपन होंगे, ठीक है, और एयरवे एक्सचेंज है या जो रेस्पिरेशन वो इजीली कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो मेडिकेशन है वो ब्रोंकल्स को डायलेट कराती है। ब्रोंकल्स को डायलेट कराने वाली मेडिकेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो जो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है पेशेंट में, हाइपर सेंसिटिव, जिन पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर से एलर्जी होती है उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी टू ब्रोंकोडायलेटर से हाइपर सेंसिटिव है उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन। डिसरिदमिया में भी ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशंस को कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया है। सीवियर कार्डियक डिजीज़ में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। सीवियर कार्डियक डिजीज़ में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ठीक है, इसके जो एक थियोफाइलिन मेडिकेशन है, इसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछा। थियोफाइलिन एक मेडिकेशन है, थियोफाइलिन ये एक ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन है, इसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो थियोफाइलिन के अगर नॉर्मल थेरापेटिक लेवल की अगर हम बात करें तो 10 से 20 माइक्रोग्राम पर ml, 10 से 20 माइक्रोग्राम पर ml इसका नॉर्मल थेरापेटिक लेवल होता है। जो थियोफाइलिन मेडिकेशन है ये अगर किसी पेशेंट को देते हैं तो उसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। जिस पेशेंट में डिजॉक्सिन चल रही है उस पेशेंट को अगर आप ब्रोंकोडायलेटर थियोफाइलिन मेडिकेशन देते हैं तो उसमें डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के इंक्रीज कर देती है। ठीक है, और अगर कोई पेशेंट लिथियम ले रहा है, लिथियम एंटीमेनिक मेडिकेशन जो है उसको अगर कोई पेशेंट ले रहा है, या कोई मेडिसिन या कोई पेशेंट फिनाटोइन एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन को ले रहा है, तो थियोफाइलिन मेडिकेशन जो है या जो ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन है थियोफाइलिन, ये लिथियम और फेनाटोइन इन दोनों के इफेक्ट को कम कर देगी। आप दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। थेरेपेटिक लेवल नॉर्मली 10 से 20 माइक्रोग्राम पर ml होता है। अगर किसी पेशेंट जो डाइजॉक्सिन मेडिकेशन ले रहा है उस पेशेंट को थियोफाइलिन आप मेडिकेशन दे रहे हैं तो वो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को बढ़ाने के काम करेगी। लेकिन अगर कोई पेशेंट लिथियम और फेनाटोइन ले रहा है तो इन दोनों पेशेंट में जो लिथियम और फेनाटोइन मेडिकेशन जो है इसका इफेक्ट जो है वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, थियोफाइलिन मेडिकेशन की वजह से या ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन की वजह से जो साइड इफेक्ट आते हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो साइड इफेक्ट में पाल्पिटेशन देखने को मिल सकता है, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, डिसरिदमिया देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और माउथ ड्राइनेस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही था कि कॉमन साइड इफेक्ट ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन का क्या है। टिनाइटिस जो है ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अटैक्सिया जो है ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हाइपोटेंशन जो है ये जब सीवियर टॉक्सिसिटी होती है, तो सीवियर टॉक्सिसिटी जब हो जाती है ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन की तब हमें देखने को मिलता है। नोजिया जो है वो ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन का कॉमन साइड इफेक्ट है, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए 5 month old infant is admitted to the emergency room with a temperature of 103.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इरिटेबिलिटी। एक 5 महीने का बच्चा आपके पास में इमरजेंसी में एडमिट है, टेम्परेचर 103.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इरिटेबल पेशेंट है। मदर स्टेट दैट द चाइल्ड हैज़ बीन लिस्टलेस फॉर द पास्ट सेवरल आवर एंड दैट ही हैड ए सीजर ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। जब बेबी को हॉस्पिटल में लेके आ रहे थे तो उसको सीजर का अटैक आया और लिस्टलेस है काफ़ी पिछले कई घंटों से। लंबर पंक्चर कन्फर्म है डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। लंबर पंक्चर किया गया इमरजेंसी रूम में। अब लंबर पंक्चर में पता लग रहा है कि पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। द नर्स शुड असेस द इन्फेंट फॉर, नर्स पेशेंट को या इन्फेंट को किस चीज़ के लिए असेस करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है
पेरी ऑर्बिटल एडिमा पेशेंट में देखने को मिलेगा। टेंसनेस ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनल से उसमें प्रेशर बढ़ा हुआ में देखने को मिलेगा या टेंसनेस देखने को मिलेगी। पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। नेगेटिव स्कार्फ साइन यानी स्कार्फ साइन नेगेटिव देखने को मिलेगा। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की अगर यहाँ पे बात करें तो मेनिंजाइटिस का मतलब क्या हो गया, जो ब्रेन की मेनिजेज है या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो कवरिंग है, एरेक्नोइड, पायामेटर और ड्यूरामेटर, इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है बेबी में। लेकिन चिल्ड्रन की अगर यहाँ पे हम कॉमनली बात करें तो जो मोस्ट कॉमन जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें हम एडल्ट की, तो एडल्ट में जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ये बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है एडल्ट में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्रिएट करने के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। और चिल्ड्रन में अगर बात करें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली रेस्पॉन्सिबल है बच्चों में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करने के लिए। ठीक है। अब जो मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के द्वारा होने वाला। लेकिन अगर चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन की बात करें तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है। ठीक है। अब मेनिंजाइटिस के पेशेंट में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं आपको, वही सिम्टम्स इस पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है और यहाँ पे पेशेंट को सीजर भी आया है। ठीक है। अब लंबर पंक्चर ने कंफर्म कर दिया है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो इस सिम्टम पेशेंट में और क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, इनमें से ये पूछा गया है। पेरी ऑर्बिटल एडिमा, क्या पेरी ऑर्बिटल एडिमा पेशेंट में देखने को मिलता है? नहीं मिलता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। टेंसनेस ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनिल जो बेबी का है वहाँ पे टेंसनेस यानी कि फूला हुआ, बढ़ा हुआ, वहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ आपको फील होगा। तो ये किस वजह से होगा? क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में पेशेंट का आईसीपी बढ़ जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाने की वजह से बेबी का जो एंटीरियर फॉन्टेनिल है, जो अभी तक फ्यूज़ नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग उसकी कब होती है, एंटीरियर फॉन्टेनिल्स की 18 मंथ पे क्लोजिंग होती है। पेशेंट आपके पास में अभी 5 मंथ का है, तो अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो अभी वहाँ पे बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनिल आपको देखने को मिलेगा। टेंसनेस वहाँ पे देखने को मिलेगी, जो आईसीपी वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, इसलिए बल्जिंग और टेंसनेस एंटीरियर फॉन्टेनिल देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स जो है ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बाबिन्स्की रिफ्लेक्स में हम क्या करते हैं, बेबी जो होता है उसके जो हील है या जो सोल है उसका, तो उसके हील वाले पार्ट से हम स्ट्रोकिंग शुरू करते करते लेटरल वाली साइड के हील के लेटरल साइड से शुरू करेंगे और उसको शुरू करते हुए अपर वाली साइड में टोइज की तरफ आते हैं। तो पेशेंट क्या करेगा, बेबी नॉर्मली क्या करेगा, डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टोय एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द लेजर टोय। डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टोय यानी कि जो पैर का बड़ा वाला अंगूठा है उसका डोर्सीफ्लेक्शन होगा, और बाकी जो पैर की जो 4 उंगली हैं उनको भी हम टोइज बोलते हैं, तो उनका हाइपर एक्सटेंशन होगा। ये होता है बाबिन्स्की रिफ्लेक्स में, और ये रिफ्लेक्स 1 साल तक के बेबी में नॉर्मली है, लेकिन ये 1 साल के बाद में डिसअपियर हो जाता है। तो ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 साल तक के बेबी में देखने को मिलता है। नेगेटिव स्कार्फ साइन क्या है? स्कार्फ साइन एक जब प्री टर्म बेबी होता है या प्री मैच्योर बेबी होता है, जब बेबी की डिलीवरी 37 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले हो जाती है, तो वहाँ पे स्कार्फ साइन पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा कि जो प्री मैच्योर बेबी है उसका अगर आप एल्बो को, मान लीजिए ये यहाँ पे आपके पास में बेबी है, ठीक है, अब आप इसके एल्बो को अगर इस वाली साइड में लेके आएंगे तो ये बीच वाला जो मिड लाइन वाला जो पार्ट है, बॉडी की जो मिडिल लाइन है, वहाँ तक बेबी का एल्बो विदाउट रेजिस्टेंस आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? बेबी के अगर प्री मैच्योर बेबी है तो बेबी का जो एल्बो है वो बॉडी के मिड लाइन, यानी कि ये वाले हैंड को अगर आप एल्बो को, मैं यहाँ अगर रेड कलर से डिनोट करूँ, तो एल्बो को जब आप बॉडी के मिड लाइन पर लाएंगे तो वो विदाउट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये एक प्रीमेच्योर इन्फेंट में देखने को मिलता है और इसको हम बोलते हैं स्कार्फ साइन। तो स्कार्फ साइन जो है वो एक प्रीमेच्योरिटी से रिलेटेड है, ना कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से रिलेटेड, इसलिए डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत होगा और बी ऑप्शन ही आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंटीरियर फॉन्टेनिल्स 18 मंथ पे क्लोजिंग होगी
डायमंड शेप का होता है, ब्रैगमा बोलते हैं। डायमीटर की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर होता है। जनरल कैरेक्टर की बात करें तो फ्लैट और सॉफ्ट रहता है। डिप्रेस्ड फॉन्टेनिल्स अगर है तो डिहाइड्रेशन में देखने को मिलेगा। बल्जिंग फॉन्टेनिल्स है तो हाइड्रोसिफेलस में, मेनिंजाइटिस में, इंक्रीज आईसीपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए क्लाइंट विद बाउल रिसेक्शन एंड एनास्टोसिस रिटर्न टू हिज रूम विद एन एनजी ट्यूब अटैच टू इंटरमिटेंट सेक्शन। एक पेशेंट है जिसका अभी बाउल रिसेक्शन का सर्जरी हुआ है। ठीक है, बाउल को कट किया गया और एनास्टोसिस, बचे हुए पार्ट को एनास्टोसिस कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अभी आपके पास में रिटर्न हुआ है, यानी कि रिटर्न टू हिज रूम, अपने वार्ड में आया है। एनजी ट्यूब उसको लगा हुआ है, अटैच टू इंटरमिटेंट सेक्शन। उसको बीच बीच में एनजी ट्यूब का सक्शन आपको करना पड़ रहा है, या बीच बीच में भी एनजी ट्यूब की सक्शनिंग की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट द नेसोगैस्ट्रिक सक्शन इज वर्किंग प्रॉपरली। इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है या कौन सी फाइंडिंग है, ये बताएगी कि एनजी ट्यूब जो पेशेंट को लगी हुई है वो प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। तो भी कौन सी वर्किंग है, कौन सी ऑब्जर्वेशन वो बता रही है कि वर्किंग है, नॉर्मली जो नेसोगैस्ट्रिक फंक्शनिंग है वो वर्किंग है या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन द क्लाइंट्स एब्डोमेन इज सॉफ्ट, पेशेंट का एब्डोमेन सॉफ्ट है तो क्या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो फंक्शनिंग है। दूसरा, क्लाइंट इज एबल टू स्वेलो, क्या पेशेंट अगर स्वेलो कर पा रहा है तो उसकी जो एनजी ट्यूब है वो फंक्शनिंग है। क्लाइंट हैज एक्टिव बाउल साउंड, पेशेंट में अगर बाउल साउंड एक्टिव है, बाउल साउंड आपको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वाली सुन रही है, तो क्या एनजी ट्यूब फंक्शनिंग है। द क्लाइंट्स एब्डोमिनल ड्रेसिंग इज ड्राई एंड इंटैक्ट, पेशेंट की सर्जरी के बाद में जहाँ पे जो एब्डोमिनल ड्रेसिंग लगाई गई है वो ड्राई है और इंटैक्ट है, अभी तक हटी नहीं है और ड्राई है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो क्या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फंक्शनिंग है। देखिए लास्ट में डी ऑप्शन दिया गया है, क्लाइंट की एब्डोमिनल ड्रेसिंग इज ड्राई एंड इंटैक्ट, क्या ड्रेसिंग से एनजी ट्यूब का कोई लिंक है, नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है मान लीजिए, या इसकी ड्रेसिंग है वो गंदी हो गई है, ड्रेसिंग वहाँ से हट गई है, ठीक है, या सीरस फ्लूइड की वजह से गंदी हो गई है, ब्लीडिंग हो गई है, या सूचर रप्चर हो गए या कुछ भी हो गया है, तो क्या इस वजह से एनजी ट्यूब की फंक्शनिंग आप पता कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ड्रेसिंग तो है या ब्लीडिंग जो वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन है, उसके उस कॉम्प्लिकेशन से आप एनजी ट्यूब को कहीं किसी भी तरीके से रिलेट नहीं कर सकते। डी ऑप्शन आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनजी ट्यूब की फंक्शनिंग को आप पेशेंट के ब्लीडिंग साइट या ड्रेसिंग इंटैक्ट है या नहीं है, ब्लीडिंग हो रही है या नहीं, इससे रिलेट नहीं कर सकते। डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी है, क्लाइंट हैज एक्टिव बाउल साउंड, पेशेंट एक्टिव बाउल साउंड है, यानी कि पेशेंट के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अभी वर्किंग है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पेशेंट में प्रेजेंट है, तो क्या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रेजेंट है तो क्या एनजी ट्यूब फंक्शनिंग है, और अगर क्या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है या एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड है तो क्या एनजी ट्यूब फंक्शनिंग नहीं है, ये भी कोई लिंक नहीं है, इसलिए डी सी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। क्योंकि एनजी ट्यूब अगर फंक्शनिंग है तो इसका ये फंक्शनिंग है तो इसका मतलब फंक्शनिंग है, उसका बाउल साउंड से कोई भी लिंक नहीं है, बाउल साउंड है या नहीं है, एनजी ट्यूब का फंक्शनिंग है वो दूसरे तरीके से पता लग सकता है। तीसरा बी ऑप्शन है, क्लाइंट इज एबल टू स्वेलो, पेशेंट अगर स्वेलो कर पा रहा है तो क्या एनजी ट्यूब फंक्शनिंग है, और स्वेलो नहीं कर रहा तो क्या एनजी ट्यूब फंक्शनिंग नहीं होगी, इसका भी कोई पेशेंट के एनजी ट्यूब फंक्शनिंग से या एनजी ट्यूब जो है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग से स्वेलो का कोई लिंक नहीं है। सी बी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि एनजी ट्यूब का आप इंटरमिटेंट सक्शन कर रहे हैं, इंटरमिटेंट सक्शन कर रहे हैं मतलब बीच बीच में एनजी ट्यूब का सक्शनिंग की जा रही है, बीच बीच में एनजी ट्यूब की सक्शनिंग की जा रही है, तो स्टोमक डिकम्प्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्टोमक डिकम्प्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और स्टोमक जब डिकम्प्रेशन देखने को मिलेगा तो क्या होगा, एब्डोमेन जो है वो हमारा सॉफ्ट रहेगा, नॉन डिस्टेंडेड रहेगा, क्योंकि एयर जो है एब्डोमेन में, स्टोमक में जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी सक्शन के टाइम, और सक्शन के टाइम जब एयर बाहर निकल जाएगी तो सॉफ्ट एब्डोमेन रहेगा, डिकम्प्रेस्ड स्टोमक रहेगा, नॉन डिस्टेंडेड एब्डोमेन आपको देखने को मिलेगा। और क्लाइंट का अगर एब्डोमेन सॉफ्ट है इसका मतलब क्या है कि हमारी एनजी ट्यूब सक्शनिंग फंक्शनिंग है, और ए ऑप्शन है सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज द साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। एक पेशेंट है जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है पेशेंट में, तो कौन सा साइन है जो हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, साइन ऑफ एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेमुलसनेस, स्लो पल्स, नोजिया और फ्लश्ड स्किन, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया जब पेशेंट को होगा तो इनमें से कौन सा साइन पेशेंट में देखने को मिलेगा। ट्रेमुलसनेस का मतलब क्या होता है, ट्रेमुलसनेस का मतलब ट्रेम्बलिंग और वीकनेस, नर्वसनेस, ट्रेम्बलिंग और वीकनेस, इनको हम बोलते हैं
ट्रेमुलसनेस, स्लो पल्स, हार्ट रेट का कम हो जाना, नोजिया, फ्लश्ड स्किन, पिंक और रेड कलर की स्किन आपको एकदम देखने को मिलेगी। तो हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट में किस तरह का साइन देखने को मिलेगा ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। देखो हाइपोग्लाइसीमिया जब पेशेंट में होगा तो उसमें ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पेशेंट में ट्रेम्बलिंग देखने को मिलेगी, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो ट्रेमर पेशेंट में देखने को मिलेगा। वीकनेस होगी पेशेंट को नर्वसनेस होगा, ठीक है। स्लो पल्स, नोजिया और फ्लश्ड स्किन, ये जो तीनों हैं ये पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया के साइन है, हाइपरग्लाइसीमिया के साइन है, ना कि हाइपोग्लाइसीमिया के। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज एसोसिएटेड विद एक्सकैर्बेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इनमें से कौन सा सिम्टम जो है वो जब पेशेंट में मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक्सकैर्बेशन होगा तो देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन एनोरेक्सिया, सीजर, डिप्लोपिया, इंसोम्निया। देखिए यहाँ पे अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें हम, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, CNS का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स, इन CNS के जो न्यूरॉन होते हैं उनका डीमाइलिनेशन होने लग जाता है। ये एक नॉन इन्फेक्शियस प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। यहाँ पे बार बार में पेशेंट में रेमिजन, इसके एपिसोड्स और एक्सकार्बेशन देखने को मिलता है। रेमिजन और एक्सकार्बेशन पेशेंट में देखने को मिलता है, यानी कि बार बार में होने के चांसेस रहते हैं। एग्जैक्ट कोज इसका कुछ पता नहीं है, वायरल कोज इसका एक हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन अगर है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात कर ले तो पेशेंट में नंबनेस देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लड विजन देखने को मिलेगा, ब्लैडर और बाउल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएंगे, ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। डिक्रीज इंटेलिजेंस पेशेंट में कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। जजमेंट पावर है वो कम हो जाएगी, ठीक है। थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, कॉन्शियसनेस ये सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक स्पेशल फीचर की अगर यहाँ पे हम बात कर लें तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में एक स्पेशल फीचर की बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले में तो चारकोट ट्रायड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, चारकोट ट्रायड, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट में इंटेंशन ट्रिमर देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ में निस्टैग्मस, एबनॉर्मल आई मूवमेंट देखने को मिलेगा, स्कैनिंग या क्लिप्ड स्पीच पेशेंट में देखने को मिलेगी। ये तीनों सिम्टम्स हैं तो इसको हम बोलते हैं चारकोट ट्रायड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पे पूछा गया है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में अगर एक्सकार्बेशन हो रहा है तो उस पेशेंट में इनमें से कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, तो इनमें से कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है पेशेंट में, डिप्लोपिया देखने को मिलता है, डबल विजन देखने को मिलता है। सी ऑप्शन जो आपका सही आंसर जाएगा। इंसोम्निया गलत होगा, सीजर और एनोरेक्सिया ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डिप्लोपिया पेशेंट में देखने को मिलेगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डीमाइलिनेशन हो जाता है न्यूरॉन्स का, ठीक है। इसके अगर पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्वेश्चन में बात करें हम तो CSF का एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो CSF जो है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन G और ओलिगोक्लोनल एंटीबॉडीज देखने को मिलती है, ये इसके डायग्नोसिस को कंफर्म करती है। यहाँ पे हम पेशेंट में जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं उनका यूज़ करेंगे, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का देंगे, ठीक है। ये सोलुमोड्रोल देंगे, ये पेशेंट में दी जाती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है और पेशेंट में CSF प्रोटीन का लेवल भी बढ़ा हुआ रह सकता है। लंबर पंक्चर जब करेंगे तो इंक्रीज गामा ग्लोबुलिन का लेवल वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैल्कुलाई। इनमें से कौन से डिजीज़ की वजह से पेशेंट में रीनल कैल्कुलाई हो सकता है या किस प्रॉब्लम की वजह से मोस्ट लाइकली रीनल कैल्कुलाई पेशेंट में देखने को मिल सकता है, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है गाउट, पैंक्रेटाइटिस, फ्रैक्चर्ड फीमर और डिस्क डिजीज। देखिए रीनल कैल्कुलाई जो है वो कब देखने को मिलता है, गाउट वाले पेशेंट में क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और रीनल कैल्कुलाई में भी क्या है, रीनल कैल्कुलाई में ये यूरिक एसिड जो है
ये कैलकुलस के रूप में रीनल में किडनी में डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रीनल कैलकुलाई हो गई। किसकी वजह से हो जाएगी? यूरिक एसिड की। तो गाउट वाले पेशेंट में रीनल कैलकुलाई होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पैंक्रेटाइटिस जो है इसकी वजह से पेशेंट में रीनल कैलकुलाई होने के चांसेस नहीं है, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फ्रैक्चर्ड फीमर और डिस्क डिजीज, ये दोनों ही कैल्शियम के लेवल कम हो जाने की वजह से होने के चांसेस रहते हैं। पेशेंट में डिस्क डिजीज जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है उनकी डिस्क डिजीज होने के या फ्रैक्चर्ड फीमर हो जाने के चांसेस किस लिए बढ़ जाते हैं? क्योंकि अगर उनमें कैल्शियम का लेवल कम है तो फ्रैक्चर्ड फीमर और डिस्क डिजीज हो सकती है। लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल कम है तो पेशेंट में रीनल कैलकुलस नहीं हो पाता है। अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो इस वजह से पेशेंट में रीनल कैलकुलाई हो सकती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन है? फ्रैक्चर्ड फीमर और डिस्क डिजीज, यानी कि पेशेंट में कैल्शियम का लेवल कम है। कैल्शियम का लेवल कम है तो क्या रीनल कैलकुलाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो सी और डी ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि रीनल कैलकुलाई जब होगी जब पेशेंट में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। गाउट का लेवल बढ़ा हुआ है तो पेशेंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल बढ़ जाएंगे। यूरिक एसिड क्रिस्टल बढ़ने की वजह से, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से पेशेंट में रीनल कैलकुलाई देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है जो आपका सही आंसर जाएगा, गाउट। गाउट की वजह से पेशेंट में रीनल कैलकुलाई होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है A client with AIDS is admitted for treatment of wasting syndrome. Which of the following dietary modification can be used to compensate for the limited absorptive capability of the intestinal tract? एक पेशेंट है, उसका एड्स वाला आपके पास में एडमिट है। पेशेंट को वास्टिंग सिंड्रोम हो गया, पेशेंट का बॉडी का वेट लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, मसल्स का वीकनेस हो गया है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पेशेंट में जो एब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी है, जो इसमें इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी जो है वो कम हो गई है। तो इस तरह के पेशेंट में एब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी जब कम हो जाती है तो इस तरह के पेशेंट में आप क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन देंगे, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रोली कुकिंग ऑल फूड, आप पेशेंट को जो फूड दे रहे हैं उसको अच्छे से पकाएंगे। दूसरा, ऑफरिंग योगर्ट एंड ब्रेड बटर मिल्क बिटवीन मील, आप पेशेंट को बिटवीन मील में योगर्ट और बटर मिल्क देंगे। सी है फोर्सिंग फ्लूड, पेशेंट को फ्लूड ज़्यादा देंगे। प्रोवाइडिंग स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, या ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पेशेंट को मील देंगे, छोटे छोटे अमाउंट में देंगे। अब इसमें देखिए वास्टिंग सिंड्रोम में अगर हम बात करें तो पेशेंट में क्या है कि उसमें जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी एब्जॉर्प्शन की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो पेशेंट में बॉडी वेट लॉस होगा, जो वीकनेस है वो देखने को मिलेगी। तो अभी इस तरह के पेशेंट को आप कौन सा डाइट देंगे? थ्रोली कुकिंग ऑल फूड, क्या सारे खाने को अच्छे से अगर पकाएंगे तो क्या इससे पेशेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी है जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वो बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि पेशेंट के खाना पकाने से और एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी का तो कोई लिंक ही नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत होगा। ऑफरिंग योगर्ट एंड बटर मिल्क बिटवीन मील, आप पेशेंट को बीच में खाना खाने के बीच में यानी कि बिटवीन मील आप पेशेंट को योगर्ट और बटर मिल्क नहीं देंगे, क्योंकि इन दोनों में लाइव कल्चर रहता है। लाइव कल्चर बटर मिल्क में और योगर्ट में भी लाइव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, और पेशेंट का इम्यूनिटी स्टेटस वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ है, तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, इसलिए बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्सिंग फ्लूड, हाँ पेशेंट को हम फ्लूड दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्लूड देने से पेशेंट के वास्टिंग सिंड्रोम को आप कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। और डी है प्रोवाइडिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, पेशेंट को अगर आप थोड़ा थोड़ा फूड देंगे, फ्रीक्वेंटली देंगे, तो बार बार फूड देने से पेशेंट की एपेटाइट जो है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बार बार फूड देने से, फ्रीक्वेंट फीड देने से और प्रोवाइडिंग स्मॉल अमाउंट में देने से एपेटाइट पेशेंट की बढ़ सकती है, और इसके अलावा पेशेंट की नोजिया जो होगा उसको डिक्रीज या सबसाइड कर सकते हैं। तो पेशेंट में नोजिया सबसाइड होगा तो यानी कि उसका खाने का मन होगा, एपेटाइट बढ़ेगी तो खाने का मन होगा। स्मॉल और फ्रीक्वेंट अमाउंट में आप पेशेंट को देंगे तो इस तरह से पेशेंट के वास्टिंग सिंड्रोम को आप कंपनसेट कर सकते हैं। डी ऑप्शन है जो आपका सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर ए क्लाइंट विद एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इंक्लूड प्रेडनिसोलोन, मीथोट्रेक्सेट एंड सिमेटेडिन। एक पेशेंट है जिसको एक्यूट लिम्फोटिक ल्यूकेमिया है, उसको ट्रीटमेंट में चल रहा है प्रेडनिसोलोन, मीथोट्रेक्सेट और सिमेटेडिन, ये 3 मेडिकेशन उसको चल रही है। द पर्पज ऑफ सिमेटेडिन इज टू, इस पेशेंट को ये सिमेटेडिन मेडिकेशन देने का क्या पर्पज है, आपसे ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज द सीक्रेशन ऑफ पैंक्रेटिक एंजाइम, क्या सिमेटेडिन मेडिकेशन जो है वो पैंक्रेटिक एंजाइम के सीक्रेशन को कम करती है। दूसरा, एनहेंस द इफेक्टिवनेस मीथोट्रेक्सेट जो एंटी कैंसर मेडिकेशन है इसके इफेक्ट को बढ़ाती है सिमेटेडिन। तीसरा, प्रमोट पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाती है सिमेटेडिन। प्रिवेंट एक कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रेडनिसोलोन, या प्रेडनिसोलोन मेडिकेशन लेने से पेशेंट में जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम सिमेटेडिन मेडिकेशन दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा जो सिमेटेडिन का एक्शन है। यहाँ पे बात कर ले हम यहाँ पे एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की, तो ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जो होती है, ब्लड फॉर्मिंग सेल या बोन मैरो है जो है उसका अगर कैंसर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है वो
टोटल कैंसर जो होते हैं उसके 8% केसेस में ल्यूकेमिया पेशेंट में देखने को मिलता है, यानी कि टोटल कैंसर जो है उनका 8% जो है वो ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया इमेच्योर डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन करता है और ये इमेच्योर डब्ल्यूबीसी ब्लड में इकट्ठा हो जाती है, पेशेंट का इम्यूनिटी स्टेटस कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कोजेज़ की बात करें तो कंजेनिटल एनोमलीज, डाउन सिंड्रोम है, पेशेंट में ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस का इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट में अगर कीमोथेरेपी चलाए लंबे समय तक तो हो सकता है। 2 तरीके का होता है, एक्यूट होता है और एक दूसरा होता है क्रोनिक। तो क्रोनिक और एक्यूट 2 तरीके के होते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप की अगर बात करें चिल्ड्रन में तो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ALL, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया मोस्ट कॉमन टाइप है चिल्ड्रन में होने का। इसके सिम्टम्स की बात करें तो बोन मैरो डिप्रेशन हो जाने की वजह से एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। सीवियर हेडेक डेफिशिएंसी में देखने को मिलेगा, स्प्लीनोमेगेली, हिपेटोमेगेली देखने को मिलेगा, क्योंकि इंक्रीज नंबर ऑफ इमेच्योर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी जो है वो लीवर और स्प्लीन में जाकर के जमा होने लग जाएंगे, ठीक है। और जब डब्ल्यूबीसी का फास्टली डिस्ट्रक्शन होगा तो पेशेंट में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो पेशेंट में रीनल कैल्कुलाई होने के भी चांसेस रहेंगे। इस तरह के सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में हम ये ट्रीटमेंट ऑप्शन में प्रेडनिसोलोन, मेथोट्रेक्सोन और सिमेटेडिन मेडिकेशन देते हैं। तो सिमेटेडिन मेडिकेशन देने का क्या पर्पज, ये आपसे पूछा गया है। देखिए सिमेटेडिन मेडिकेशन जो है वो पैंक्रेटिक एंजाइम के सीक्रेशन को कम नहीं करती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ मेथोट्रेक्सोन, मेथोट्रेक्सोन के इफेक्ट को भी सिमेटेडिन मेडिकेशन नहीं बढ़ाती है, इसलिए बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को भी प्रोमोट नहीं करती है सिमेटेडिन मेडिकेशन, इसलिए सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सिमेटेडिन मेडिकेशन जो ये एक एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन है, एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन है। ये गैस्ट्रिक एसिड की पीएच को बढ़ाती है, यानी कि गैस्ट्रिक एसिडिटी नहीं होने देती है, ठीक है। अब ये जो प्रेडनिसोलोन मेडिकेशन ये एक स्टेरॉइड है, तो स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर करने के चांसेस हैं, यानी कि जो पेशेंट लंबे समय से प्रेडनिसोलोन लेता है तो उसमें गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। अब गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस इस पेशेंट में है तो इसलिए हम उसको सिमेटेडिन मेडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि सिमेटेडिन मेडिकेशन जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो है या गैस्ट्रिक एसिड जो हमारा है उसकी एसिडिटी को बढ़ाए। एसिडिटी बढ़ाने का मतलब जो नॉर्मल है, यानी कि 1 की तरफ 7 से अगर जैसे कम रहती है 2.5, 3 के आसपास में जो रहती है उसको 3 से ज़्यादा मेंटेन करके रखे, यानी कि एसिडिटी को बढ़ाए, न्यूट्रलाइज वाले एरिया की तरफ लेके जाए या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे ताकि गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट में डेवलप नहीं हो सके। इसीलिए प्रेडनिसोलोन वाले पेशेंट में हम प्रेडनिसोलोन लंबे समय से ले रहा है तो उसमें हम सिमेटेडिन मेडिकेशन देंगे। इसका पर्पज़ क्या हुआ, प्रिवेंट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन के कॉमन साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि प्रेडनिसोलोन का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट में सिमेटेडिन मेडिकेशन दे रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन है आपका सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द LPN लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के टू द न्यूबॉर्न। एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाने के लिए नर्स रेडी है। द नर्स शुड एडमिनिस्टर द इंजेक्शन इन द, पेशेंट को ये इंजेक्शन या बेबी को ये इंजेक्शन नर्स कहाँ पे एडमिनिस्टर करेगी, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लैटरलिस, डेल्टोइड मसल और डोर्सोग्लूटियल मसल, ठीक है। रेक्टस फीमोरिस मसल्स और डेल्टोइड मसल्स जो है ये न्यूबॉर्न बेबी में नॉट डेवलप्ड नहीं हो पाती है, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी में जो रेक्टस फीमोरिस मसल्स है और डेल्टोइड मसल्स जो है ये इतनी डेवलप नहीं हो पाती है कि पेशेंट को आप उसमें IM इंजेक्शन विटामिन के का दे पाएँ, इसलिए सी ऑप्शन और ए ऑप्शन ये दोनों गलत हो जाएंगे। और डोर्सोग्लूटियल मसल्स जो है ये IM इंजेक्शन के लिए नॉट यूज्ड फॉर IM। डोर्सोग्लूटियल मसल्स जो है ये IM इंजेक्शन के लिए यूज़ नहीं की जाती है अनटिल चाइल्ड एज इज़ 3 ईयर, यानी कि 3 साल तक के बच्चे में IM इंजेक्शन देने के लिए आप डोर्सोग्लूटियल मसल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, बी वास्टस लैटरलिस मसल्स। वास्टस लैटरलिस मसल्स कहाँ होती है, थाई के लेटरल वाली साइड में, थाई वाले पोर्शन में जो लेटरल में जो मसल्स है उसको हम बोलते हैं वास्टस लैटरलिस मसल्स। इसमें विटामिन के का IM इंजेक्शन दिया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। रेक्टस फीमोरिस और डेल्टोइड मसल्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है फुल्ली न्यूबॉर्न बेबी में, इसलिए नहीं देंगे। और डोर्सोग्लूटियल मसल्स जो है इसमें बेबी में 3 साल तक
होने 3 साल के होने से पहले बेबी में IM इंजेक्शन डोर्सोग्लूटल मसल्स में नहीं दिया जा सकता, इसलिए बचा आपके पास में वास्टस लैटरलिस मसल्स, और ये ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम एल्कोहल, विच मेडिकेशन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल विड्रॉल। एल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट के लिए इनमें से कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है एंटाब्यूज डाइसल्फिराम, सेकंड रोमाजिसोन फ्लोमाजिनिल, डोलोफिन मेथाडोन, एटिवियन लोराजेपाम। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया थी कि एल्कोहल विड्रॉल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल विड्रॉल जो पेशेंट है, इसका मतलब क्या है कि एल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट में डिलीरियम ट्रीमेंस होने के चांसेस रहते हैं। डिलीरियम ट्रीमेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्कोहल की ज़्यादा सीवियरिटी है तो वहाँ पे अल्कोहलिक एलुसिनेशन, ऑडिटरी एलुसिनेशन, वर्निक एन्सेफलोपैथी, कॉर्टिकोप साइकोसिस, अल्कोहलिक फिट्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, इसके अलावा पैथोलॉजिकल फैटी लिवर सिरोसिस, गैस्ट्राइटिस, पैंक्रेटाइटिस, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं। ये अल्कोहल विड्रॉल के मोस्ट सीवियर सिम्टम्स में आता है डिलीरियम ट्रीमेंस। ठीक है, तो अल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट के लिए आप इनमें से कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। डाइसल्फिराम मेडिकेशन का हम यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि डाइसल्फिराम या एंटी अब्यूज मेडिकेशन जो है ये अल्कोहल वाले पेशेंट में एवर्जन थेरेपी के लिए यूज़ की जाती है। एवर्जन थेरेपी के लिए यूज़ की जाती है डाइसल्फिराम, ना कि अल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट में यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। आप समझे, डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम अल्कोहल उसका केयर कर रही है नर्स। विच मेडिकेशन यूज ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। अल्कोहल विड्रॉल के लिए पेशेंट में डिलीरियम ट्रीमेंस डेवलप नहीं हो, इसके लिए पेशेंट में कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। एंटाब्यूज यूज डाइसल्फिराम नहीं करते हैं। डाइसल्फिराम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एंटाब्यूज मेडिकेशन डाइसल्फिराम पेशेंट अल्कोहल वाले में एवर्जन थेरेपी के लिए यूज में ली जाती है। रोमाजियोन फ्लोमाजेनिल क्या है, ये जब पेशेंट में बेंजोडाइजिपिन जो मेडिकेशन होती है उनका जब ओवरडोज हो जाता है तो फ्लूमाजेनिल को यूज़ करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है क्या, मेथाडोन, ये ओपिएट विड्रोल वाले पेशेंट में यूज करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा लोराजेपाम क्या है, ये मेडिकेशन ये बेंजोडाइजिपिन है, ये अल्कोहल विड्रोल के पेशेंट में हम यूज करते हैं। ये क्या है, बेंजोडाइजिपिन मेडिकेशन है। तो बेंजोडाइजिपिन मेडिकेशन जो होती है उनका हम अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट में यूज करते हैं ताकि उनको डिलीरियम ट्रीमेंट्स डेवलप नहीं हो सके। डिलीरियम ट्रीमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए बेंजोडाइजिपिन मेडिकेशन यूज करते हैं। बेंजोडाइजिपिन में कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, लोराजेपाम। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मेडिकेशन जो था एंटी अब्यूज वाला डाइसल्फिराम, ये एवर्जन थेरेपी के लिए यूज किया जाता है। और जब बेंजोडाइजिपिन का टॉक्सिसिटी पेशेंट को हो जाता है तो उसके साइड इफेक्ट के लिए फ्लूमाजेनिल को यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर बेंजोडाइजिपिन की बात कर लें तो बेंजोडाइजिपिन के एंटीडोट के रूप में फ्लूमाजेनिल को यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बेंजोडाइजिपिन के ओवरडोज के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी जाएगा। लोराजेपाम जो है वो एक बेंजोडाइजिपिन मेडिकेशन है और अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट में डिलीरियम ट्रीमेंट्स डेवलप नहीं हो, इसके लिए हम लोराजेपाम बेंजोडाइजिपिन मेडिकेशन का यूज़ करेंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टेक 20 यूनिट ऑफ NPH इंसुलिन एट 7 AM। एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज वाला पेशेंट है, 20 यूनिट NPH इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो है NPH वो पेशेंट ने लिया है 7 बजे। द नर्स शुड ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एट। इस पेशेंट में जिसने NPH का 20 यूनिट मॉर्निंग में 7 बजे लिया है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स कब देखने को मिल सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। टाइम 8 बजे, 10 बजे, 3 बजे शाम को और 5 बजे मॉर्निंग में। देखिए, जो NPH इंसुलिन है ये एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो लगभग 1.5 घंटे में स्टार्ट हो जाता है और पीक की बात करें तो 5 से 7 घंटे बाद में ये अपने एक्शन के पीक लेवल पे होता है। ठीक है, NPH इंसुलिन टर्बिड जो है ये एक इंटरमीडिएट एक्टिंग है। ठीक है, और इसमें टर्बिड कलर का इंसुलिन होता है। जो इंसुलिन होता है उसका कलर जो है वो टर्बिड कलर या मिल्क कलर का होता है। ये इसके जनरल सेंस की हम बात कर लेते हैं। तो NPH जब पेशेंट ने मॉर्निंग में 7 बजे लिया है तो इसका पीक एक्शन कब होगा, 5 से 7 घंटे बाद। मान लीजिए यहाँ पे 5 और 7 का हम एवरेज करें तो 6 होता है
तो सुबह 7 बजे लिया है और साथ में आप 6 घंटे ऐड करेंगे तो ये दोपहर में 1 PM यानी कि 1 PM तक पेशेंट में इसका पीक एक्शन रहेगा। इसके बाद में इसका इफ़ेक्ट कम देखने को मिलेगा, यानी कि डिक्रीज़ हो जाएगा इंसुलिन का लेवल। तो क्या होगा, पेशेंट में यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होने के कब चांसेस रहेंगे, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो पेशेंट में तो इसका जो 5 से 7 घंटे हैं, यानी कि 5 से 7 घंटे बाद यहाँ पे पीक लेवल देखने को मिलता है, लेकिन लगभग 12 to 24 आवर्स तक इसका इफेक्ट पेशेंट में ड्यूरेशन इसका इफेक्ट रहता है। ड्यूरेटिंग इफेक्ट जो है इसका 12 से 24 घंटे तक रहता है। तो यहाँ पे आपका इफेक्ट 7 से अगर आप 7 भी जोड़ेंगे तो यानी कि 2 PM के बाद तक तो पेशेंट में इसका पीक इफेक्ट रहेगा। पीक इफेक्ट है तो पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, क्योंकि 8 बजे और 10 बजे दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपने 7 बजे ही तो पेशेंट को दिया है। 8 बजे और 10 बजे तो इसका यानी कि 1.5 घंटे में तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, तो 2 घंटे में तो कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, तो 10 बजे तक तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन ही स्टार्ट हो पाता है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। पेशेंट में यहाँ पे 2 बजे के आसपास पीक ड्यूरेशन इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। 2 बजे पीक ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, इसके बाद में इसका एक्शन होगा। तो पेशेंट में लंबे समय तक अगर पेशेंट कुछ भी नहीं ले रहा तो वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होने के जो चांसेज है वो पेशेंट में 3 बजे के आसपास होंगे, क्योंकि 3 बजे आपको फिर पेशेंट को स्नैक्स या वगैरह कुछ देना पड़ेगा ताकि उसका हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप नहीं हो सके। क्योंकि अगर इतने लंबे समय तक पेशेंट में इंसुलिन का एक्शन है तो वो पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी कम कर देगा। अब पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया भी डेवलप नहीं हो, इसलिए हम पेशेंट को उसके पीक एक्शन के बाद में स्नैक्स लेने के लिए बोलेंगे ताकि उसको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं डेवलप हो। और 5 AM जो है वो काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे पेशेंट को सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पेशेंट को हम 3 बजे कुछ स्नैक्स वगैरह लेने के लिए बोलेंगे, क्योंकि 3 बजे का जो टाइम है यहाँ पे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय तक इसका एक्शन है, लंबे समय तक एक्शन है, पेशेंट बीच में कुछ खा भी नहीं रहा है, तो 7 बजे लगा है। लॉन्ग एक्शन के कारण इसमें हाइपोग्लाइसीमिया मेंटेन हो सकता है, डेवलप हो सकता है, क्योंकि 2 बजे इसका पीक लेवल आएगा, उसके बाद में भी इसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। पीक 2 बजे है तो बाद में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए पेशेंट में स्नैक्स वगैरह कुछ लेने के लिए बोलेंगे ताकि उसको हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप नहीं हो। 5 AM जो है इसका मतलब कि बहुत ही लेट हो चुका है, इसीलिए सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट जा सकता है। तो डी ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत होंगे, क्योंकि 8 और 10 बजे के आसपास तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन ही 1.5 घंटे का है, तो यहाँ पे तो हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट में देखने को मिलेगा ही नहीं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जब हम आपसे जुड़ेंगे तब अगले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।